हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टेस्ट एंड इट्स टाइप्स। हिंदी में इसको कह सकते हैं परीक्षण एवं उसके प्रकार। तो परीक्षण क्या है और परीक्षण के कितने प्रकार हैं, हम लोग इसकी बात आज करने वाले हैं। टेस्ट से हम सारे लोग परिचित हैं। जैसे ही हम स्कूल में आए तो कभी हमारा यूनिट टेस्ट होता है, कभी हाफ ईयरली होता है, कभी एनुअल होता है, कभी एफए होता है, कभी एसए होता है, कभी ओरल टेस्ट होता है, कभी रिटेन टेस्ट होता है, कभी प्रैक्टिकल का टेस्ट होता है, कभी वाइवा वॉइस होता है। तो इन सारे नामों से, टेस्ट के इन सारे प्रकारों से हम पूर्व परिचित हैं, क्योंकि टेस्ट देते देते ही हम बीएड की क्लास में आए हैं, है ना। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ? परीक्षा या एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे इस आज की क्लास में कि टेस्ट होता क्या है और टेस्ट का पर्पज क्या है, टेस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। इन सारी चीजों को हम पढ़ने का काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा इसकी मीनिंग की। तो अगर हम इसको इसके अर्थ की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट में बी डिफाइंड एज अ डिवाइस और प्रोसीजर confronting a subject with a standard set of questions or tasks to which the student is to respond independently, and the result of which can be treated in such a way as to provide a quantitative comparison of performance of different students। यानी परीक्षण क्या है? परीक्षण एक ऐसे उपकरण या प्रक्रिया के रूप में हम परीक्षण परिभाषित कर सकते हैं जिसमें किसी प्रश्न या किसी कार्य के मानक सेट के साथ किसी विषय का सामना करना पड़ता है, जिससे छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से जवाब देना, जिसके परिणाम को इस तरह से समझा जा सकता है कि विभिन्न छात्रों के प्रदर्शन की मात्रात्मक तुलना की जा सके। ठीक है। अगर इस मीनिंग को अगर हम अपने ओन लैंग्वेज या अपनी समझ के हिसाब से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट एक ऐसा टूल है या एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी दो विद्यार्थियों के ज्ञान, योग्यता में हम तुलना कर सकें, हम उनमें अंतर कर सकें या उनको हम एक मात्रा दे सकें। मात्रा देने का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर आपका टेस्ट होता है बीएड के किसी पेपर का और उसमें कोई 20 नंबर पाता है, कोई 30 नंबर पाता है, कोई 40 नंबर पाता है, कोई 50 नंबर पाता है, तो ये मात्रात्मक तुलना होगी। 50 नंबर वाला ज्यादा अच्छा नॉलेज वाला हो गया और 20 नंबर वाला कम नॉलेज वाला हो गया। तो टेस्ट क्या है? टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, वो स्टूडेंट्स के बीच में उनकी योग्यता को कंपेयर करने का काम करता है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको कंपेयर करने का काम करता है। ठीक है ना। तो हम अगर बहुत ही अगर इन शॉर्ट में अगर मीनिंग देना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों के किसी समूह की योग्यता का मात्रात्मक तुलना किया जाता है। ठीक है। तो हम टेस्ट को या परीक्षण को इस तरह से हम इसकी हम मीनिंग दे सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी डिफिनेशंस की। तो द इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1981 जो है टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता है। टेस्ट के लिए कहता है द एनी मेथड बाय विच द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी और जीनियसनेस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमिन्ड। ठीक है ना। तो टेस्ट के लिए क्या कहा गया? कहा गया कोई भी विधि जिसके द्वारा किसी चीज की गुणवत्ता या वास्तविकता की उपस्थिति को निर्धारित किया जा सके। यानी डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1981 में क्या कहा गया? कहा यह गया कि टेस्ट वह प्रक्रिया है जिससे हम किसी चीज की क्वालिटी
को प्रूव कर सकें, या क्वालिटी को एक नंबर दे सकें, या क्वालिटी का की माप कर सकें, उसको हम टेस्ट कह सकते हैं। एग्जामिनेशन टू बी इवेलुएटेड द परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ आर क्लास। और क्या करता है टेस्ट? किसी छात्र या कक्षा के प्रदर्शन और क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई परीक्षा हो। यानी कि कक्षा में विद्यार्थी ने क्या सीखा, उसके प्रदर्शन या उसके कैपेबिलिटी को अगर का हमें मूल्यांकन करना हो, अगर हमें इवेल्युएशन करना है, तो उसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? उस प्रोसेस को हम टेस्ट कह सकते हैं। और जो इसकी तीसरी डिफिनीशन, तीसरा जो इसका पार्ट था वो था प्रोसीजर फॉर eliciting response upon which appraisal of the individual can be based, that is the example given intelligence। उन प्रतिक्रियाओं के बारे में जानने के लिए प्रक्रिया करना जिन पर व्यक्ति का मूल्यांकन आधारित हो सके, जैसे इंटेलिजेंस या बुद्धि। यानी किसी विद्यार्थी या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन हम जिस आधार पे करते हैं, उस आधार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी हम क्या कह सकते हैं? टेस्ट या परीक्षा कह सकते हैं। जैसे ढेर सारी तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, बुद्धि का मापन कर सकते हैं। एटीट्यूड टेस्ट है, अपनी रुचियों का मापन कर सकते हैं। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, अपनी अभिक्षमता का मापन कर सकते हैं। एस्पिरेशन टेस्ट है, अपनी आकांक्षाओं का मापन कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे टेस्ट हैं बेटा, जिन टेस्टों को चेक करके हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन हम कर सकते हैं, है ना। तो वो प्रक्रिया या उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? परीक्षण कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन ingredient in a compound are to determining the nature of substance। एक यौगिक में एक घटक की उपस्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया या किसी पदार्थ की प्रकृति के निर्धारण करने की प्रक्रिया को भी हम टेस्ट कह सकते हैं। अब देखो, जो इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन 1981 है, उसने 4 तरह से आपको बताने का प्रयास किया कि हम टेस्ट को क्या कह सकते हैं। अगर इसको ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, या उसकी ओवरऑल क्वालिटी का असेसमेंट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम टेस्ट कह सकते हैं। अगर इसको हम अपनी ओन लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह, किसी भी कक्षा के लोगों के संपूर्ण गुणों के मापन या मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिस तरह से हम उनका मापन या मूल्यांकन करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? उस प्रक्रिया को हम परीक्षण या टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है बेटा दूसरी, इसमें आती है मेन पर्पस ऑफ टेस्टिंग। यानी परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? हम किस उद्देश्यों के लिए परीक्षण करते हैं? हमें क्यों परीक्षण करना चाहिए? इन सारे प्रश्नों का जवाब कहां मिलेगा? मेन पर्पस ऑफ टेस्टिंग, यानी परीक्षण के कारक। टू डिटरमिन द अचीवमेंट लेवल एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्यूपिल। अगर हमें अपने विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का माप करना है और उनकी प्रगति का निर्धारण करना है कि उन्होंने कितना सीखा, वो कितना प्रगति किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेस्ट लेना पड़ेगा। हम टेस्ट से ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितनी तरक्की की, या बच्चों ने कितना बच्चों ने सीखा। दूसरा, टू ऑब्टेन डाटा फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज। अगर हमें बच्चों का नैदानिक उद्देश्यों के लिए अगर हमें आंकड़ा प्राप्त करना है, हमें डाटा प्राप्त करना है, तब भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये नैदानिक उद्देश्य क्या है? नैदानिक उद्देश्य का मतलब होता है, मैंने आपको कई बार बताया है शॉक के बारे में, शॉक एनालिसिस के बारे में बताया है। हमने कई बार बताया है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज, ये शॉक होता है। और जब हमें किसी चीज को खोजना हो, निदान करना हो, जैसे मान लिया आपने क्लास में पढ़ाया और बच्चा फेल हो गया,
इसका मतलब हुआ कि आपको पढ़ाने नहीं आया, ये आपके पढ़ाने में कहीं कोई कमी थी। और अगर हम इसका पता लगाना चाहें कि बच्चा क्यों अच्छा नहीं कर पाया, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक या निदान करना। तो अगर हमें निदान करना है, अगर हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम क्यों है और प्रॉब्लम कहाँ है, अगर हमें इसका पता लगाना है, तब भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। आपने कई बार आपने देखा भी होगा, जब आप बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ढेर सारे टेस्ट लिख देता है। क्यों लिख देता है? वो बीमारी का एक्चुअल पता लगाना चाहता है। वैसे ही टीचर बच्चों की अक्षमता के कारण का पता लगाने के लिए कई बार उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो इस पर्पज से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग का एक पर्पज ये भी हो गया, टू ऑब्टेन डेटा फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, या नैदानिक उद्देश्यों के लिए आंकड़े प्राप्त करने के लिए। ठीक है। टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ द एसटीएस। ठीक है। एसटीएस में उसकी रुचि कितनी है, इसका पता लगाने के लिए। तो एसटीएस क्या है? एसटीएस का मतलब होता है जो स्टूडेंट टीचर सेटिंग। ठीक है। यानी शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षार्थी के बीच में जो सेटिंग है, जो इंटरेक्शन चल रहा है, जो उनमें आदान प्रदान हो रहा है क्रियाओं का, उसमें विद्यार्थी का जो है, जो दृष्टिकोण है, जो या उसका इंटरेस्ट है, या उसका जो उसकी पसंद है, वो किधर है, इसका पता लगाना भी अगर हमें, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चे, मान लो अगर हम बनने बच्चे का टेस्ट लिया और वो मैथमेटिक्स में फेल हो गया, बायो में उसने मैक्सिमम कर लिया, ह्यूमैनिटी में बहुत अच्छा उसने कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो बालक है, जो ये बच्चा है, ये बच्चा मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटी की तरफ है, उसका इंटरेस्ट तो बायोलॉजी की तरफ है। तो हम इस तरह से इस बात का पता लगा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, टू आइडेंटिफाई द अंडर अचीवर्स। अगर हमें अंडर अचीवर्स को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने का मतलब, क्लास में अगर हम पढ़ाने गए और हमने पढ़ाया, किन किन बच्चे अभी अचीव नहीं कर पाए, अभी बच्चों ने कौन कौन से बच्चा अभी सीख नहीं पाया है, किन किन बच्चों को अभी सिखाना बाकी है, हमने नॉलेज दिया, किसने अचीव किया और किसने अचीव नहीं किया, किसने पाया और किसने नहीं पाया। अगर हमें इसका पता लगाना है, तब भी हमें टेस्ट करना पड़ता है। कई बार अपने क्लास में देखा भी होगा, टीचर कुछ पढ़ाने के बाद आपसे कुछ पूछते हैं, तो मालूम चला कि क्लास में कोई बच्चा नहीं बता पाया, तो टीचर क्या करता है, उसको फिर से उसको पढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। अगर सारे बच्चे बता लिए, तो अगले चैप्टर पे चला जाता है। अगर आधे बच्चों ने बताया है, आधे ने नहीं बताया, तो टीचर क्या करता है, टीचर उसको समराइज करने का काम करता है। तो इसके लिए भी अंडर अचीवर्स की अगर पहचान करनी है, उनका पता लगाना है, तो उसके लिए भी हमें टेस्ट करना पड़ता है। टीचर उसके लिए भी बच्चों को का कंटिन्यूअस वो टेस्ट करता है, जिससे वो जान जाता है कि हमारे किन बच्चों ने अचीव किया, कौन अचीव नहीं किया, कौन अचीवर से और कौन अंडर अचीवर स्टूडेंट से, इसका पता वो आसानी से लगा लेता है। ठीक है। टू डिटरमिन द सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड्स एंड पर्सनालिटी पैटर्न ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अगर हम बच्चों को अगर हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट पता लगाना है, यानी बच्चों को स्वयं से क्या आता है, उनका क्या ज्ञान है, एटीट्यूड्स, उनका दृष्टिकोण क्या है, पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा है, अगर हमें इन सारी चीजों का पता लगाना है, तो इन चीजों का पता लगाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों का टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। टेस्ट लेने से हमें जान जाएंगे कि बच्चों में कहाँ प्रॉब्लम है, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या समझते हैं, उनकी रुचि किधर है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर हमें इसका पता लगाना है, तो इसका पता लगाने के लिए भी हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। टू ascertain the extent and quality of social development of students, छात्रों के सामाजिक विकास के विस्तार
और गुणवत्ता का पता लगाना। अगर हमें चेक करना है कि बच्चे की गुणवत्ता कितनी है, बच्चे की क्वालिटी कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है, उसकी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट उसका कितना हुआ है, अगर हमें इसका पता लगाना है तो इसका पता लगाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। ये सब टेस्ट करने के लिए पर्पज है आपके, टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड। ठीक है, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड यानी जो प्रतिभावान बालक है, अगर हमें उनका पता लगाना है तो उनका पता लगाने के लिए भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो जिन बच्चों की आईक्यू लेवल 120 से एवव होती है उन्हें हम गिफ्टेड या प्रतिभावान चाइल्ड का विद्यार्थी कहते हैं, है ना। तो अगर मैं गिफ्टेड को अगर आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्लास में कौन सा बच्चा गिफ्टेड है, तो हम कौन सा बच्चा सबसे जीनियस है क्लास का, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए भी हमें टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, टू इम्प्रूव एलजी एंड टीजी टेक्निक्स। ठीक है, ये एलजी और टीजी टेक्निक्स क्या है, लर्निंग और टीचिंग की जो टेक्निक है, जो अधिगम और अध्यापन की जो टेक्निक है, जो इसकी विधियां हैं, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, अगर हमें उसको इम्प्रूव करना है, अगर उसमें बदलाव लाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि हम जिस विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वे विधि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसमें कितनी कमी है, और उस कमी को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों का पता हमें कैसे लगेगा, हमें टेस्ट करके ही लगेगा। तो यही बात बेटा कहा जा रहा है यहाँ पे कि टू इम्प्रूव एलजी एंड टीजी टेक्निक्स, लर्निंग और टीचिंग की जो टेक्निक्स है, जो पढ़ाने की विधियां हैं, अगर हमें उसमें चेंज करना है, अगर हमें उसमें परिवर्तन करना है, तो हमें उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तभी पता चल पाएगा कि हम जो जिस विधि से एक टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो और अच्छा पढ़ाने के लिए प्रयास कर सकता है, अगर वो बुरा पढ़ा रहा है तो अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकता है, और इस इंप्रूवमेंट के लिए भी उसको टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब जो परीक्षण होता है बेटा, जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट की गुणवत्ता की हम बात करने वाले हैं कि ये टेस्ट, इस टेस्ट की गुणवत्ता की हम बात करेंगे और हमें देखने का प्रयास करेंगे कि ये टेस्ट की मेरिट्स क्या क्या है, परीक्षण जो हम करते हैं परीक्षण की मेरिट क्या क्या होती है। तो पहला क्या है, जो टेस्ट होता है बेटा वो हैंडी होता है। हैंडी का मतलब, आपने हैंडी कैम का नाम सुना होगा। हैंडी कैम का मतलब क्या है, एक छोटा सा कैमरा, सुविधाजनक कैमरा जिससे हम आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हैंडी का मतलब क्या है, हैंडी का मतलब होता है सुविधाजनक। ठीक है ना, हैंडी का मतलब क्या हुआ, हैंडी का मतलब हुआ सुविधाजनक। यानी जो परीक्षण है, परीक्षण क्या है होता है, परीक्षण जो है सुविधाजनक होता है। दूसरा, इकोनॉमिकल, जो टेस्ट होता है बेटा, जो परीक्षण हम करते हैं वो क्या होता है, वो इकोनॉमिकल साउंड होता है। इकोनॉमिकल साउंड का मतलब क्या है, या इकोनॉमिकल का मतलब क्या, वो किफायती होता है, उसमें पैसा कम लगता है। अगर हमें परीक्षण करना है तो परीक्षण करने के लिए का जो टेस्ट का जो सिस्टम होता है, अगर उस सिस्टम से हम बच्चों को टेस्ट करें, उनका परीक्षण करें, उनकी परीक्षा लें, तो किफायती होता है, हम कम पैसे में उनका मूल्यांकन कर पाते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कम समय में बच्चों का मूल्यांकन करने में सक्षम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो उद्देश्य परक होता है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ कंपेयरिंग इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की तुलना करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें किन दो व्यक्तियों की तुलना करनी है, हमें कंपेयर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के गुण और दोषों की जानकारी रखनी पड़ेगी, और किसी के गुण और दोष की जानकारी हम टेस्ट करके ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा सारी मेरिट्स हैं टेस्ट की। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की।
कि टेस्ट की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो टेस्ट की लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन क्या है इसकी? पहली लिमिटेशन है हैवी वेटेज आर टू वर्बल एबिलिटी, है ना। वर्बल एबिलिटी को टेस्ट में ज्यादा नंबर दिया जाता है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या? वर्बल एबिलिटी का मतलब ये बेटा, जैसे मान लो हम कोई टेस्ट देने या कोई परीक्षा देने हम गए, अगर हम जो कुछ भी रट के गए हैं पेपर में वो आ गया और हमने एग्जाम दे लिया, तो हम अच्छे नंबर से पास हो गए। और हमने मान लो 5 क्वेश्चन हमने तैयार किए और एग्जाम में वो पांचों नहीं आया, दूसरे क्वेश्चन आ गए जो हमने एक दो छोड़ दिए थे, तो हम फेल हो जाएंगे, हम 0 नंबर अप आ जाएंगे। तो टेस्ट क्या करेगा? टेस्ट हमारा सही से ही मूल्यांकन नहीं कर पाया, क्योंकि हमें 7 क्वेश्चंस में तो 5 तो याद थे ना, केवल 2 ही नहीं याद थे, और वो 2 ही एग्जाम में आ गए और हम फेल हो गए। किसी बच्चे ने वही 2 याद किया था, वही 2 एग्जाम में आ गए, तो वो 100% मार्क्स पा गया। तो क्या ये सही सही मूल्यांकन हुआ? नहीं, सही मूल्यांकन नहीं हुआ। तो टेस्ट क्या करता है? टेस्ट जो है वर्बल एबिलिटी पर ज्यादा फोकस करता है, हैवी वेटेड टू वर्बल एबिलिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सही सही मूल्यांकन ये नहीं कर पाता। लो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द केस ऑफ सम स्टूडेंट्स, किसी विद्यार्थी के लिए या के लिए ये कम विश्वसनीय और कम वैध हो जाता है। विश्वसनीयता और वैधता मैंने पिछली क्लासेज में आपको पढ़ाई है। मैंने बताया था कि कोई टेस्ट रिलायबल कब होता है और कोई टेस्ट वैलिड कब होता है। अगर अगर टेस्ट रिलायबल और वैलिड नहीं है तो टेस्ट लेने का मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि ना तो टेस्ट आपका विश्वसनीय होगा, ना टेस्ट आपका वैध होगा। ठीक, तो क्या होता है जब हम टेस्ट लेते हैं, मान लो अगर हम 100 बच्चों के लिए टेस्ट ले रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके लिए टेस्ट ना तो वैलिड हो और ना तो रिलायबल हो, ना तो वैध हो और ना तो विश्वसनीय हो। तो उससे क्या होगा? उन बच्चों का मूल्यांकन ये सही से नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ टेस्टर बाय द टेस्टी। ठीक है, परीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों ये परीक्षार्थी द्वारा परीक्षकों के निर्देशों के पालन करने में कठिनाई। कई बार ऐसा होता है, जो टेस्टी होता है, जो टेस्ट देने वाला है, जो विद्यार्थी है, जो टेस्टर है, जो टेस्ट लेने वाला है, जो टीचर है, टीचर के निर्देशों को बच्चा सही सही समझ नहीं पाता, तब भी कई बार टेस्ट नहीं हो पाता, कई बार उसका सही से मूल्यांकन नहीं हो पाता। कई बार आपने खुद ही देखा होगा कि प्रश्न एग्जाम में इस तरह से आ जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आते। एग्जामिनर ने कुछ कहा है लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं? टीचर से पूछने की कोशिश करते हैं कि सर इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। या अपने जो हमारे आसपास हमारे जो पीयर्स होते हैं, जो हमारे सहपाठी एग्जाम दे रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है ना। तो कई बार ये भी एक टेस्ट की एक लिमिटेशन है, ये भी टेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल कंडीशन। सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव भी टेस्ट पर पड़ जाता है, क्योंकि जो टेस्ट देने वाला विद्यार्थी है या एग्जामिनर है, दोनों अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सामाजिक स्तर या अलग अलग इन पर्यावरण से होते हैं। और हम क्या सोच रहे हैं, हमारी संस्कृति क्या है, या हम किस तरह से विचार करते हैं, उस तरह से हो सकता है कि टेस्ट मेकर विचार न कर रहा हो, तो क्या होगा? तब भी प्रश्नों में या टेस्ट लेने की जो पैटर्न में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इनडिफरेंस एंड लैक ऑफ अटेंशन। कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट देने में बड़े उदासीन हो जाते हैं। जैसे टीचर ने कहा कि कल आपका यूनिट टेस्ट है या सैटरडे को आपका यूनिट टेस्ट है, आज आप 50 लोग क्लास में हो, कल मालूम चला कि केवल 20 लोग क्लास में रह गए, तो क्या हो गया? टेस्ट देने में उदासीनता हो गई, टेस्ट देने में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, इंडिफरेंस है या लैक ऑफ अटेंशन है, हम टेस्ट देने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन दोनों से क्या होगा? जो टेस्ट का मोटिव है वो खराब हो जाएगा। ये कुछ बेटे लिमिटेशंस थे टेस्ट के, जो आपके स्क्रीन पे था, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया आपसे। अब बेटा बात आती है यहाँ पे, हाउ टू प्लान अ टेस्टिंग प्रोग्राम।
अगर हमें किसी का टेस्ट लेना है तो हम उसको कैसे, उस प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कैसे टेस्ट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए टीचर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, या हम कैसे किसी टेस्ट की प्लानिंग करेंगे। आप टीचर हो जाओगे तो आपको भी टेस्ट लेना पड़ेगा, तो टेस्ट की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उस प्लानिंग में हमें क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात क्या है, सेंट्रलाइज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, केंद्रीकृत जिम्मेदारी। जब हम कोई परीक्षा कराते हैं, जब कोई टेस्ट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सबकी जिम्मेवारियां बांट देते हैं। आपने कभी देखा है जब एनुअल एग्जाम होता है आपका, तो उसमें पूरा पूरा एक सिस्टम काम करता है। उसमें आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, प्यून्स सब इन्वॉल्व होते हैं। सबकी अलग अलग जिम्मेवारी होती है ना। कोई आपको को आपका निरीक्षण करता है, कोई आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करता है, कोई आपके लिए पेपर सेट करता है, कोई आपके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है, मेज कुर्सी, पढ़ाई लिखाई, पानी, इसकी व्यवस्था करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। आपने देखा है कि सारा काम क्या है, सेंट्रलाइज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कोई टेस्ट प्रोग्राम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबके रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, सेंट्रलाइज कर लेते हैं। फिर दूसरी की बात क्या आती है, टेस्टिंग शेड्यूल। हम क्या करते हैं, हम शेड्यूल करते हैं। क्या शेड्यूल करते हैं, टेस्टिंग, यानी टाइम टेबल बना देते हैं कि कौन सी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी। हम क्या करते हैं, इसकी शेड्यूलिंग कर देते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सेंट्रलाइज कर दी, तो दूसरा काम क्या करेंगे, हम टेस्टिंग शेड्यूल करेंगे। हम एग्जाम को शेड्यूल कर देंगे कि एग्जाम कब लेना है, कैसे लेना है, उसका टाइम टेबल आ जाएगा। प्रिपरेशन बाय टेस्टर, परीक्षकों द्वारा तैयारी। ठीक है, परीक्षकों द्वारा तैयारी कैसे क्या होगी, परीक्षक क्या करेंगे, टेस्ट लेने के लिए आपका अटेंडेंस शीट बनाएंगे, एग्जामिनेशन के पेपर्स को मैनेज करेंगे, आपकी आंसर शीट को मैनेज करेंगे, आपके बैठने की व्यवस्था को मैनेज करेंगे। ये सारा काम टेस्टर को करना पड़ता है, टेस्टर खुद से तैयारी करता है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर टेस्टिंग। एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट भी क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। क्या तैयारी करता है, वो जिस चीज का एग्जाम होना है, वो उस टास्क की अच्छे से तैयारी करता है। वो एग्जाम देने के लिए पेन पेंसिल या बाकी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है, और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तो प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर टेस्टिंग हो गया। एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट ऑफ फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए या परीक्षण के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना। यानी जो परीक्षा हाल है, जहां पर एग्जाम हो रहा है, वहां आपको समुचित वातावरण मिलना चाहिए एग्जाम देने के लिए। जैसे मान लो आप एग्जाम देने के लिए किसी रूम में बैठे, वहां अंधेरा है, वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट टेस्ट का नहीं हो पाएगा, आप अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाओगे। आप टेस्ट देने बैठे हो, आप एग्जामिनेशन हॉल के बगल में किसी की शादी होने वाली है, शोर ज्यादा हो रहा है, नॉइज ज्यादा आ रही है, तब भी आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। आप क्लासरूम में गए टेस्ट देने, और बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, सही ढंग से आप बैठ नहीं पा रहे हो, तब भी आपका टेस्ट प्रभावित हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, कक्षा के लिए या टेस्ट के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने का काम भी टेस्टिंग के प्लान के अंतर्गत आता है। परीक्षण के परिणामों की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। जब जो आप टेस्ट देते हो, जो टेस्ट का रिजल्ट आता है, उसके नंबर को क्या करना पड़ता है, उसके नंबर को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसको संचय करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, उसी से आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है। तो ये सारा काम बेटा, जब कोई टेस्ट प्लान किया जाता है, तो टेस्ट प्लान करते समय इन सारी बातों पे फोकस किया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करा दें, किन किन बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम सबके काम का बंटवारा कर लेंगे, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रलाइज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, टेस्ट का टाइम टेबल बना देंगे, टाइमिंग डिसाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो टेस्ट लेने वाले लोग हैं, जो टीचर आपके हैं, वो टीचर क्या करते हैं, टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। टेस्ट के प्रिपरेशन में क्या करेंगे, आंसर शीट का अरेंजमेंट करना, एग्जामिनेशन पेपर को अरेंज करना, और आपके अटेंडेंस, आपके ढेर सारे जो लाइबिलिटीज एक टेस्टर
की होती है, जो एग्जामिनर की होती है, उसको वो मैनेज करता है। ऐसे ही जो विद्यार्थी है वो भी टेस्ट कर देने के लिए प्रिपरेशन करता है, अपनी पढ़ाई करता है, अपने कॉपी पेन पेंसिल इन सारी चीजों की व्यवस्था करता है, जिससे वो आसानी से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। टेस्ट देते समय क्या होना चाहिए? परीक्षा के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, और ये काम जो है एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जो प्रशासक होता है विद्यालय का, वो क्या करता है? बच्चों को टेस्ट देने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। टेस्ट देने के बाद क्या होता है? आपका इवेल्युएशन, आपके मार्क्स या आपके स्कोर की रिकॉर्डिंग या उसका संचयन करने का काम भी किया जाता है। ये पूरा टेस्ट का एक पूरा प्रोसेस, एक पूरी प्लानिंग हो गई। अब बेटा यहाँ से हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट की, टेस्ट के वर्गीकरण की। टेस्ट के को हम कितने तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं? तो जो पहला वर्गीकरण आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये वर्गीकरण है, अगर आप ध्यान से देखो तो वर्गीकरण किसका है? ये वर्गीकरण हेनरी ई गैरेट का है। तो गैरेट ने क्या बताया? गैरेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताया। उसने जो बुद्धि परीक्षण को 3 भागों में डिवाइड किया, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धि परीक्षण। इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि स्लाइड में हिंदी में नहीं लिखा हुआ है इस वाले स्लाइड में, तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या हुआ? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण हम 3 तरह से कर सकते हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, किसी अलग किसी विद्यार्थी का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, इसको हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहेंगे, या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है समूह बुद्धि परीक्षण। समूह बुद्धि परीक्षण का मतलब बीएड फर्स्ट ईयर वालों की बुद्धि इंटेलिजेंस का टेस्ट अगर हम बीएड सेकेंड ईयर से कर लें, तुलना करने के लिए कर ले, ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाएगा। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस का हिंदी मतलब होता है निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप कितना सीख रहे हो, आपकी क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है, उसको परफॉर्मेंस कहते हैं या निष्पादन कहते हैं। तो निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी हम कर सकते हैं। तो हेनरी गैरेट ने, ठीक है, गैरेट ने बुद्धि परीक्षण के 3 प्रकार बताए। बुद्धि परीक्षण को 3 तरह से उन्होंने क्लासिफाइड किया। पहला क्या किया? व्यक्तिगत, समूह और निष्पादन। इंडिविजुअल, ग्रुप और परफॉर्मेंस, इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने का काम किया। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट की। एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो हमारा शैक्षिक निष्पादन परीक्षण है। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि से मतलब है यहाँ पे। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण जो हमारा होता है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या हुआ? जो शैक्षिक उपलब्धि हम पाते हैं, यानी हमने कितना सीखा। टीचर जो क्लास में आपका टेस्ट लेता है, जनरली वो जो फाइनल टेस्ट होता है वो एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट ही होता है। वो ये जानने का प्रयास करता है कि आपने कितना सीखा, कितना अचीव किया, कितनी उपलब्धि आपकी हुई। तो इसको भी हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं: सर्वे, सब्जेक्ट एंड डायग्नोस्टिक। तो एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट 3 कौन कौन सा तरह है? पहला है सर्वे। सर्वे का मतलब, अगर टीचर को आंकड़े इकट्ठे करने हैं, क्लास में बच्चों की स्थिति क्या है, कैसी है, बच्चे किस क्लास सेक्शन के बच्चे या किस क्लास के बच्चे कैसे हैं, तो उसको सर्वे कहते हैं। तो सर्वे के वे में वो अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट अचीवमेंट टेस्ट। आपका अपने विषय पे कितना कमांड है, आपने अपने विषय में कितना सीखा है, इसका अगर मूल्यांकन करना है तो वो क्या करेगा? वो सर्वे अचीवमेंट टेस्ट करेगा। डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। डायग्नोस का मतलब होता है निदान करना या जांच करना। अगर हमें जांच करनी है कि बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ है, कमी कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, तो इस जांच करने के जो टेस्ट किया जाता है उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट या नैदानिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है। तो ये सर्वे, सब्जेक्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में हम शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा एटीट्यूड टेस्ट।
एटीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है दृष्टिकोण परीक्षण, ठीक है, या इसको हम रुचि भी कह सकते हैं या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। एटीट्यूड का एक्चुअल मीनिंग दृष्टिकोण होता है, तो हम दृष्टिकोण परीक्षण कह सकते हैं। तो दृष्टिकोण परीक्षण अगर हमें करना है किसी विद्यार्थी का, तो उसको हम 3-4 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं बेटा। पहला है जनरल, सामान्य दृष्टिकोण। दूसरा है स्पेशल, विशिष्ट दृष्टिकोण। तीसरा है व्यावसायिक या प्रोफेशनल दृष्टिकोण परीक्षण। और चौथा है टैलेंट एटीट्यूड टेस्ट या प्रतिभा दृष्टिकोण परीक्षण। बेटा यहाँ पे मैं इसको हिंदी इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि बॉक्स में जगह नहीं थी हिंदी लिखवाने की, एक ही लैंग्वेज लिख सकते थे, तो मैंने जानबूझ के इंग्लिश में इसलिए लिख दिया कि आप दोनों को अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदी वाले भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जानते हैं, तो वो दोनों का काम चल जाएगा। और मैं हिंदी में बोल भी दे रहा हूँ इस टेबल में। तो जो एटीट्यूड टेस्ट है, जो दृष्टिकोण परीक्षण है, दृष्टिकोण परीक्षण हम 4 तरह से ले सकते हैं, इसको 4 तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला वर्गीकरण क्या है, वो सामान्य दृष्टिकोण परीक्षण। दूसरा है स्पेशल एटीट्यूड टेस्ट या विशिष्ट दृष्टिकोण परीक्षण। तीसरा क्या है, प्रोफेशनल एटीट्यूड टेस्ट या व्यवसायिक दृष्टिकोण परीक्षण। और चौथा है टैलेंट एटीट्यूड टेस्ट या प्रतिभा दृष्टिकोण परीक्षण। अब देखो से कुछ एग्जांपल्स भी नीचे दिए, जो ब्लैक वाला बॉक्स दिख रहा है ना, ब्लैक वाले बॉक्स में कुछ एग्जांपल भी दिया है। जैसे सामान्य अगर हमें दृष्टिकोण करना है तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि उसकी क्लरिकल एबिलिटी क्या है, यानी कितना अच्छा लिख पाता है, या उसकी मैकेनिकल एबिलिटी क्या है, या उसका उसका इंटरेस्ट किधर है, वो क्या सोचता है समाज के लिए, अपने लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए। ये उसका दृष्टिकोण हो गया, जनरल दृष्टिकोण हो गया। अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो किसी स्पेशल चीज के लिए सिफाई करेंगे। जैसे मान लो हमने खाने के लिए दृष्टिकोण किसी का चेक किया है ना, उसका जो मील के लिए या खाने के लिए उसका एटीट्यूड क्या है, ये किया तो ये जनरल हो गया। लेकिन अगर इसको स्पेशल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने वेज वो खाना पसंद करता है कि नॉन वेज खाना पसंद करता है। अगर हम इस पे फोकस करें, या चाइनीज या फास्ट फूड या इटालियन या साउथ इंडियन, वो कौन सा डिश खाना पसंद करता है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, प्रोफेशनल की बात का मतलब क्या हो गया, उसका कैरियर वो किधर ले जाना चाहता है, वो बिजनेस में जाएगा या मेडिकल में जाएगा, वो इंजीनियरिंग करेगा, वो भी टीचर बनेगा, वो किस प्रोफेशन में जाना उसको पसंद है। ये जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड टेस्ट का मतलब हो गया। और टैलेंट एटीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो म्यूजिक में अच्छा है कि डांस में अच्छा है कि गेम में अच्छा है, वो किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, इसका पता लगाना है। तो ये टैलेंट एटीट्यूड टेस्ट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही नीचे जो है पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, टेस्ट फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। यानी पर्सनालिटी अगर हमें टेस्ट करनी है, किसी का हमें व्यक्तित्व परीक्षण करना है, तो व्यक्तित्व परीक्षण करने के लिए भी हम कई तरह के टेस्ट पेपर बना सकते हैं। जैसे एडजस्टमेंट क्वेश्चनर है, हम प्रश्नावली का निर्माण कर लें। एटीट्यूड सर्वे है, हम सर्वे करा लें। या इंटरेस्ट इन्वेंटरी है, हम किसी के रुचि को चेक कर लें। या पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई फैक्ट चेक कर लें, या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम यूज कर लें। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट के 3-4-5 पैरामीटर्स हैं, इनके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं। पर्सनालिटी को मैंने यहाँ डिटेल में मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि पर्सनालिटी आप साइकोलॉजी में अलग से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे वो ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे पर्सनालिटी और पर्सनालिटी को कैसे टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी या बताई जा चुकी होंगी। ठीक है, आप वहां से इसको जोड़ सकते हैं। इस पर बेटा कुछ क्लासिफिकेशन और भी है, जो साइकोलॉजिस्ट अच्छे हैं, जो अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ क्लासिफिकेशन किया है, कुछ वर्गीकरण किया है परीक्षण का। तो पहला परीक्षण का जो वर्गीकरण है वो आपके सामने आ रहा है, एंथनी जे निक्टोज क्लासिफिकेशन। तो एंथोनी जे निक्टोज ने क्या किया है, उन्होंने क्लासिफाई किया है परीक्षण को। उन्होंने परीक्षण को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग क्या है, च्वाइस आर रिकॉग्निशन। यानी जो पहला परीक्षण होता है वो चॉइस का होता है। चॉइस का मतलब वही बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें ABCD आप आंसर होता है और आप टिक लगा के कर लेते हैं। या रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ, आपसे कोई पूछ दे हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो आपने बता दिया 1947, 15 अगस्त।
तो ये रिकॉग्निशन टाइप का होता है या प्रत्याय स्मरण संबंधी। तो च्वाइस या रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया? बहुविकल्पी या प्रत्याय स्मरण संबंधी परीक्षण हम ले सकते हैं। दूसरा क्या है? कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिलिंग दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। हम फिलिंग दी ब्लैंक्स वाले प्रश्न बनाकर भी बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया? रिकॉग्निशन और चॉइस का हो गया। बहुविकल्पी और प्रत्याय स्मरण संबंधी प्रश्न हो गए। दूसरा तरीका क्या है? कंप्लीशन या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, या मैचिंग बीसी में डाल सकते हैं। मैचिंग कराते हैं ना, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी बेटा वो 60 आंसर की है। 60 आंसर का मतलब क्या होता है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हम 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में दे देते हैं। और जो चौथा प्रकार इन्होंने बताया वो बताया ऐसे टाइप टेस्ट या विस्तृत उत्तरीय परीक्षण। जो तो एंथनी जे निक्टन निक्टो ने क्या बताया? बताया कि टेस्ट को हम 4 तरह से कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? बहुविकल्पी और प्रत्याय स्मरण संबंधी प्रश्नों का है, चॉइस और रिकॉग्निशन टाइप के क्वेश्चंस का है। दूसरा कंप्लीशन या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो टाइप का है। तीसरा 60 आंसर या लघुत्तरी प्रश्नों का होगा। और जो चौथा होगा वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस का होगा। ठीक है। बाई हाउ ऑब्जर्वेशन आर मार्क्ड। हम बेटा ऑब्जर्व करके भी किसी का टेस्ट कर सकते हैं। किसी को ऑब्जर्व करना या अवलोकन करना या देख के भी हम बिना प्रश्न पूछे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम टेस्ट किसकी उसमें किसी से टेस्ट कर सकते हैं? हम किसी के प्रोनाउंसिएशन या किसी के उच्चारण का टेस्ट कर सकते हैं, किसी के इनटोनेशन या वो क्या सोचता है, उसका अंतःकरण कैसा है, उसका मन कैसा है। हम इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि वो किधर जोर देता है ना, किन बातों पे वो जोर देता है। हम इसका भी परीक्षण हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करके हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन करके हम किसी का उच्चारण कर सकते हैं, किसी के अंतःकरण की बात जान सकते हैं, और कोई आदमी किसी की इम्फेसिस कहाँ पे है, कौन आदमी कहाँ फोकस करता है, हम इन चीज का भी हम मूल्यांकन हम कर सकते हैं। ठीक है। बाय द डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, हम मानक के आधार पर भी हम परीक्षण को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा होता है गैर मानकीकृत परीक्षण। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है या मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है ओके टेस्टेड, जो पहले ऐसा परीक्षण या ऐसी टेस्ट जो पहले से चेक्ड है, जो पहले से चेक है कि उनकी रिलायबिलिटी उनकी वैलिडिटी अच्छी है, वे अच्छे ढंग से पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। तो ऐसे टेस्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे टेस्ट को बोलते हैं मानकीकृत परीक्षण। और गैर मानकीकृत या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है? इसको इसका जो एक और नाम बेटा, इसका नाम है टीचर मेड टेस्ट, या जो टीचर आपकी क्लास में पढ़ाते हैं जब वो टेस्ट लेते हैं तो वो मानकीकृत नहीं होता है, वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। टीचर क्या करता है? आपकी आवश्यकता के अनुसार जब वो यूनिट टेस्ट ले लेता है तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है, और जब आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से स्टैंडर्डाइज्ड होता है पेपर कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये पहले से पता होते हैं। ठीक है। तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी पहले से चेक होती है। वो स्टैंडर्ड को पेपर होते हैं। और गैर मानकीकृत कौन सा होता है? जो टीचर मेड होता है, जो टीचर किसी काम के लिए या आपके तुरंत के मूल्यांकन के लिए जो टेस्ट पेपर बनाता है वो गैर मानकीकृत होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर या प्रशासन के आधार पर भी हम परीक्षण को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवीजन है क्या? इंडिविजुअल या व्यक्तिगत परीक्षण, और दूसरा है समूह परीक्षण। या प्रशासक है वो परीक्षण 2 तरह से करा सकता है, आपका व्यक्तिगत परीक्षण भी करा सकता है और समूह परीक्षण भी वो करा सकता है। अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से देखें, भाषा के हिसाब से देखें, तो हम परीक्षण को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वर्बल। वर्बल का मतलब जो शाब्दिक परीक्षण हो। शाब्दिक परीक्षण का मतलब क्या हुआ? शाब्दिक परीक्षण का मतलब हुआ जिसमें हम जिस परीक्षण में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शाब्दिक परीक्षण कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से हो सकते हैं बेटा। एक ओरल हो सकता है और दूसरा रिटेन हो सकता है। शाब्दिक परीक्षण हम मौखिक रूप से प्रश्न पूछ के भी कर सकते हैं,
और लिख कर भी हम कर सकते हैं, यानी लिखित और मौखिक दोनों तरह से हम शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं। वर्बल टेस्ट देने के 2 तरीके, और जनरली जो आपका टेस्ट होता है वो वर्बल टेस्ट ही होता है। 80-90% टेस्ट जो आपका वर्बल टेस्ट ही होता है, क्योंकि आपसे या तो आप उसको ओरली बोल के बता देते हो या तो आप लिख के बता देते हो। दूसरे टाइप का टेस्ट होता है बेटा नॉन वर्बल, जो अशाब्दिक होता है, जहाँ बोलना नहीं होता है। जैसे आप कोई ड्राइंग बनानी हो, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो, या कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई एक्टिविटी करनी हो, ठीक है? तो ऐसे परीक्षण क्या होते हैं? अशाब्दिक होते हैं, या हम जिनमें इशारों से या किसी चीज से या किसी ऑब्जेक्ट से जो हम टेस्ट हम देते हैं, तो वो नॉन वर्बल टेस्ट कहलाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब होता है निष्पादन परीक्षण, जहाँ पे हमारे परफॉर्मेंस को हम टेस्ट करते हैं। और नॉन लैंग्वेज टेस्ट भी बेटा नॉन वर्बल का ही पार्ट है, जहाँ पे बिना भाषा का प्रयोग करे हम मूल्यांकन या टेस्ट देने का काम करते हैं। ठीक है? बाई सोर्सिंग ऑफ रेफरेंस स्कीम, हम रेफरेंस स्कीम के हिसाब से भी हम टेस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? नॉन रेफरेंस्ड, और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, यानी मानदंड संदर्भित परीक्षण और गैर संदर्भित परीक्षण। इसको हम एनआरटी और सीआरटी के भी नाम से जानते हैं, जिन टेस्ट के बारे में हम आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है? तो इसी तरह से आपका जो टेस्ट है, टेस्ट क्या है, उसकी जो क्लासिफिकेशंस क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। अगर कहीं पे किसी को डाउट हो रहा हो तो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, हमसे पूछ सकता है, लेकिन कोशिश पूरी पूरी की गई कि आपको टेस्ट के हर पहलू को बताया जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस